नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं गांव का रहने वाला हूं, जिसे शहर में रहने की आदत नहीं थी, लेकिन पढ़ाई के चलते शहर आना पड़ा। ये शहर की रातें दम घोंटती थीं, खासकर उस सड़े गले हॉस्टल में जहां मुझे रहना पड़ा था। कॉलेज दूर था और किराए पर फ्लैट ढूंढना मेरे बजट से बाहर था। वार्डन मिस्टर चौधरी एक सख्त आदमी थे, जिनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर रहता था। हॉस्टल पुराना था, दीवारों पर नमी के धब्बे थे और गलियारों में टूटी ट्यूबलाइट्स की भयानक झिलमिलाहट रात को और भी खौफनाक बना देती थी। पहली ही रात अजीब सी आवाजें शुरू हो गईं, कभी दूर से घसीटने की आहट, कभी दीवारों के पीछे से खुरचने की खबरें। नींद आंखों से कोसों दूर चली गई। सुबह दूसरे लड़कों से बात की तो पता चला ये आवाजें सालों से आ रही हैं। हॉस्टल में रहने वाले ज्यादातर लड़के इसीलिए चले जाते थे, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ दिन बाद रात को अचानक मेरे कमरे का पंखा तेज घूमने लगा, जोर से चीखने लगा। घबराकर उठा तो देखा पंखा हवा में ही लटक रहा था, कोई तार नहीं जुड़ा था। चीख निकलने से पहले ही कमरे का तापमान गिरने लगा। हड्डियां जकड़ने वाली सर्दी में सिर्फ सांसें चल रही थीं। फिर अंधेरे में किसी के बालों से मेरे गालों को सहलाने का एहसास हुआ। चीखते हुए लाइट जला दी, लेकिन कमरे में सिवाय मेरे कोई नहीं था। यह सिलसिला रोज बढ़ता गया। कमरे का सामान इधर उधर होना, दीवारों पर खून के धब्बे उभरना, रात में किसी के रोने की आवाज आना। डर की वजह से मैं बीमार पड़ने लगा। एक रात तंग आकर मिस्टर चौधरी के पास गया। उनकी आंखों में हमेशा का डर उस रात दहशत में बदल गया था। उन्होंने बताया कि सालों पहले हॉस्टल में एक लड़की रहती थी, जिसे किसी ने बेरहमी से मार डाला था। उसकी आत्मा यहीं भटकती है। वह रात सबसे खौफनाक थी। दीवारों से खून निकलने लगा। चीखें इतनी जोरों की थीं कि कान बंद हो गए। अचानक सामने दीवार गायब हो गई और एक सफेद साया खड़ा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मैं बेहोश हो गया। अस्पताल में होश आया तो पता चला कि हॉस्टल में आग लग गई थी। मिस्टर चौधरी बच नहीं पाए थे। हॉस्टल जमींदोज हो चुका था, लेकिन सपने में रात को वही सफेद साया मुझे आज भी दिखाई देता है, ये कहता हुआ, यहां से जाने में देर मत करो, वरना मेरी तरह तुम भी फंस जाओगे। भागने की जल्दी में ये भी नहीं पूछ पाया कि वो लड़की मरी क्यों थी, उसकी लाश का क्या हुआ। अस्पताल से छूटने के बाद भी शहर छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। दिमाग में ये सवाल बार बार उछलता था। शायद जवाब मिल जाए तो उस खौफ से थोड़ी राहत मिले। कुछ दिनों बाद एक बूढ़े पत्रकार से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि सालों पहले हॉस्टल के पीछे खुदाई हो रही थी, तभी उन्हें हड्डियां मिली थीं। जांच में पता चला वो हड्डियां एक लड़की की थीं, जिसके हाथ बंधे हुए थे। अखबारों में खबर छपी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो खबरें गायब हो गईं, मानो किसी ने दबा दी हों। उन हड्डियों का क्या हुआ? क्या वाकई उस लड़की के साथ कोई सियासी साजिश हुई थी? जवाब ढूंढने लगा। पुराने अखबारों की तलाशी ली, रिटायर्ड पुलिस वालों से बातें की, मगर हर तरफ दीवार, मानो कोई ताकत जानबूझकर सच छिपा रही हो। फिर एक दिन एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। बताया कि उस हॉस्टल के पीछे का इलाका एक बड़े नेता का था। उसी खुदाई में नेता के काले कारनामे सामने आने वाले थे, इसलिए सब दबा दिया गया। उस लड़की को भी रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन एक सच तो अब भी जिंदा था, वो सफेद साया। रात को अक्सर सुना जाता है हॉस्टल वाली जगह से चीखें आती हैं। शायद वो लड़की अब भी इंसाफ मांग रही है। और मैं कभी कभी सपने में उसे देखता हूं, गुस्से से भरी आंखों से मुझे घूरते हुए। जवाब ढूंढने का जुनून सवार था, लेकिन जान भी खतरे में थी। सब इंस्पेक्टर की बातों ने यह तो स्पष्ट कर दिया था कि लड़की को इंसाफ दिलाना नामुमकिन है। ताकतवर लोग सब दबा देंगे। फिर भी हार नहीं मान सकता था। उस बेगुनाह लड़की की चीखें मुझे रातों को नींद नहीं आने देती थी। एक रात हौसला करके उस जमींदोज हो चुके हॉस्टल वाली जगह पर जाने का फैसला किया। वह जगह अब शहर के बाहरी इलाके में आ चुकी थी। पूरी रात बस से चला, सूरज निकलने से पहले ही वहां पहुंच गया। जगह सुनसान थी, सिर्फ जंगली घास उगाई थी। कहीं न कहीं ये जमीन उस लड़की की हड्डियों को छुपाए हुए थी। धीरे धीरे खुदाई करने लगा। हथियार तो नहीं थे, बस नंगे हाथों से ही मिट्टी खोदता रहा। कई घंटे बीत गए।
उम्मीदें कमजोर पड़ने ही वाली थीं कि अचानक किसी चीज से हाथ टकराया। हाथ हटाकर देखा तो एक हड्डी थी, और फिर दूसरी और तीसरी। धीरे धीरे एक पूरा कंकाल सामने आ गया। उसके बगल में एक डायरी भी पड़ी थी। पन्ने पीले पड़ चुके थे, मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन कुछ लिखावट पढ़ने लायक थी। उसमें उस लड़की ने अपनी कहानी लिखी थी। वह एक रिपोर्टर थी, उसी नेता के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाली थी। उसे धमकियां मिली, लेकिन वो नहीं रुकी। आखिरकार उसे बंधक बनाकर उसी हॉस्टल में लाया गया और आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। आंसू आंखों से बह निकले। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर सच उजागर करना चाहा, लेकिन ताकतवरों ने उसे कुचल दिया। डायरी को संभालकर वहां से भाग निकला। अब सबूत था। उस रिपोर्टर के लिखे को एक ईमानदार पत्रकार को दिखाया। उन्होंने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर छाप दिया। हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को जांच के लिए मजबूर होना पड़ा। नतीजा, वो बड़ा नेता जेल गया, लेकिन जीत अधूरी थी। उस लड़की को वापस तो नहीं ला सकता था। उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए हड्डियों का अंतिम संस्कार करवाया। उसके नाम पर एक छात्रवृत्ति भी शुरू की, ताकि गरीब लड़कियां पढ़ लिखकर रिपोर्टर बन सकें। शायद सच और इंसाफ के लिए लड़की की चीखों ने मुझे रास्ता दिखाया था। हॉस्टल तो जमींदोज हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी, उसकी लड़ाई अब भी जिंदा है। सालों बीत गए। मैं अब एक नामी पत्रकार बन चुका था। उस लड़की की कहानी उजागर करने के बाद कई बड़े खुलासे किए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कभी कभी रातों को सपने में उसे देखता था। सफेद साया नहीं, बल्कि एक हंसती हुई लड़की, जिसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि शांति थी। वो मेरा शुक्रिया अदा करती और दूर चली जाती। फिर एक रात सपना कुछ अलग था। वो लड़की सामने खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे वो जर्जर हॉस्टल दिखाई दे रहा था। उसकी दीवारें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। टूटी खिड़कियों में रोशनी जल रही थी। ये क्या है? मैंने पूछा। वह मुस्कुराई और बोली, ये मेरा सपना है। एक ऐसा हॉस्टल जहां गरीब छात्राएं बिना डरे रह सकें, पढ़ाई कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। मैं चौंका। क्या यह वाकई हो सकता था? तुम कर सकते हो इसे पूरा करना, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसी जगह पर, उसी हॉस्टल में। फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में घुल गई। सपने से जागा तो मानो सिर पर एक बिजली गिरी हो। उस लड़की का सपना मेरा सपना बन गया। उस जमीन को वापस लेने की कोशिशें शुरू की। लोगों को बताया कि वहां छात्रावास बनाया जाएगा। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे समर्थन मिलने लगा। आखिरकार सालों की लड़ाई के बाद उस जमीन पर छात्रावास बनने की स्वीकृति मिल गई। उस दिन हॉस्टल के उद्घाटन समारोह में खड़ा था। चारों तरफ खुशहाल छात्राओं के चेहरे देखे तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शायद उस लड़की की चीखों ने मुझे जगाया था। उसके साथ हुए अन्याय ने मुझे रास्ता दिखाया था, और अब उसी जगह पर छात्राओं की हंसी गूंज रही थी। उसकी लड़ाई, उसकी आत्मा अब हमेशा जिंदा रहेगी, हर उस लड़की की किताबों में, हर उस हंसी में जो इस हॉस्टल की दीवारों के बीच गूंजेगी। वक्त निकलता गया। छात्रावास चल निकला। हर साल छात्राओं की सफलता की खबरें सुनकर अच्छा लगता था। एक रात सोते हुए अचानक आवाज आई। जल्दी से उठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, शुक्रिया मोहित। आवाज हवा में तैर रही थी। सफेद साया कहीं नहीं दिख रहा था। समझ नहीं आ रहा था ये कैसा शुक्रिया है। कुछ दिनों बाद एक पूर्व छात्रा मुझसे मिलने आई। बताया कि रात को उसे सपने में एक लड़की दिखी थी, हंसती हुई, शांत सी। उसने छात्रावास के लिए किए गए मेरे कामों के लिए धन्यवाद दिया था। बस अब समझ में आया। शायद उस लड़की की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। वो आजाद हो चुकी थी। अब वो हर उस छात्रा में जिंदा थी जो इस हॉस्टल में रहकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी। हॉस्टल की दीवारों पर अब सिर्फ हंसते चेहरे ही दिखते थे। कभी कभी रात में हवा के झोंके के साथ हल्की सी हंसी सुनाई देती थी, मानो वो लड़की कहीं ना कहीं खुश होकर कह रही हो, शुक्रिया मोहित। खामोशी टूटती है। तब भी कभी कभी पुरानी यादें लहर सी बनकर उठ खड़ी होती हैं। एक बार ऐसा ही हुआ। एक सम्मान समारोह में पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा था। मंच पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट सुनते हुए अचानक वो सपना याद आ गया। हॉस्टल वाली जगह,
छात्रावास बन चुकी है, हंसी से गूंज रही है। ये खुशी तो थी ही, मगर एक सवाल भी मन में कचोट कर गया। वह जर्जर हॉस्टल अपने आप ठीक हो रहा था, दीवारें सीधी हो रही थीं, रोशनी जल रही थी। ये कैसा सपना था? क्या उस लड़की की कोई अधूरी ख्वाहिश थी? समारोह खत्म होने के बाद एक बुजुर्ग पत्रकार से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि सालों पहले उस इलाके में खुदाई के दौरान एक पुरानी हवेली के अवशेष मिले थे। उस हवेली की कहानी बड़ी दिलचस्प थी। कहते हैं उस हवेली में एक राजा रहा करता था। उसकी एक बेटी थी जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। राजा अपनी बेटी को तालीम दिलाना चाहता था, मगर उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाना समाज में वर्जित था। राजकुमारी ने चोरी छिपे तालीम हासिल की। रातों को हवेली की एक सुनसान कोठरी में किताबें पढ़ती थी। एक रात किसी ने उसे देख लिया और राजा को खबर कर दी। किसी को पता न चले इसलिए गुस्से में राजा ने बेटी को कोठरी में ही कैद कर दिया। कहते हैं राजकुमारी कैद में ही मर गई। उसकी कोठरी वही जगह थी जहां बाद में वो जर्जर हॉस्टल बना था। बुजुर्ग पत्रकार की बातें खत्म होते ही वो पूरा सपना समझ में आ गया। शायद हॉस्टल अपने आप ठीक नहीं हो रहा था। वो राजकुमारी की अधूरी ख्वाहिश थी। वह चाहती थी कि उस कोठरी की जगह ऐसी जगह बने जहां लड़कियां बिना किसी रोक टोक के पढ़ सकें। शायद उसी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो लड़की मुझसे मिली थी। शायद उसी लिए छात्रावास में रहने वाली लड़कियों में वो जिंदा थी। अब एक नया मिशन था। उस पुरानी हवेली की खुदाई करवाकर राजकुमारी की कोठरी ढूंढनी थी। उस कोठरी को एक स्मारक के रूप में स्थापित करना था, ताकि लोग उस राजकुमारी की कहानी को जान सकें जो तालीम की प्यासी थी। हवेली की खुदाई के लिए अनुमति लेना आसान नहीं था। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। कई अधिकारियों को उस राजकुमारी की कहानी बतानी पड़ी। साल भर की मशक्कत के बाद आखिरकार खुदाई की मंजूरी मिल गई। खुदाई शुरू हुई तो पुरानी ईंटें, टूटे हुए बर्तन और जर्जर गहने मिलने लगे। हफ्तों की खुदाई के बाद एक अंधेरी कोठरी का पता चला। अंदर जाने में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन राजकुमारी की कहानी को दुनिया के सामने लाने का जुनून हावी रहा। मशाल जलाकर कोठरी के अंदर गया। जमीन पर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर नमी के कारण काले धब्बे पड़ गए थे। एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। उसे धीरे से उठाया। पन्ने पीले पड़ चुके थे, पर कुछ लिखावट पढ़ी जा सकती थी। वही राजकुमारी की लिखावट थी। उसी ने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी थी। उसने लिखा था कि कैसे चोरी छिपे तालीम हासिल करती थी, कैसे रातों को मशाल की रोशनी में किताबें पढ़ती थी। उसने आगे लिखा था कि अगर कभी उसे कैद से रिहाई मिलती है तो वो गरीब लड़कियों के लिए एक ऐसा स्कूल खोलना चाहती है जहां वो बिना किसी डर के पढ़ लिख सके। किताब पढ़ते हुए आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी की ख्वाहिश कितनी साधारण सी थी, फिर भी उसे पूरा करने का मौका नहीं मिला। किताब को संभालकर बाहर निकला। अब एक मिशन और भी था, राजकुमारी की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना। उसी कोठरी के ऊपर एक छोटा सा स्कूल बनवाया गया। स्कूल में गरीब लड़कियों को निशुल्क शिक्षा दी जाती थी। स्कूल का नाम रखा गया राजकुमारी स्मृति पाठशाला। उस दिन स्कूल के उद्घाटन समारोह में खड़ा होकर खुशी से झूमते बच्चों के चेहरे देखे तो लगा राजकुमारी की आत्मा भी कहीं न कहीं खुश हो रही होगी। शायद उसी हवेली की हवाओं में कभी कभी राजकुमारी की खुशी की हंसी भी गूंजती होगी। और दूर उस जर्जर हॉस्टल की जगह बने छात्रावास से आती छात्राओं की पढ़ाई की सरसराहट शायद राजकुमारी के अधूरे सपने को साकार करती रहेगी। खामोशी छाई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद एक रात फिर वही सपना आया। इस बार सपने में राजकुमारी स्मृति पाठशाला की एक छात्रा खड़ी थी। वो हंस रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। शुक्रिया मोहित, उसने कहा, आपने मेरा और राजकुमारी का सपना पूरा किया। फिर उसने बताया कि वो कॉलेज में टॉप कर चुकी है और अब उसे विदेश में पढ़ने का मौका मिला है। वो वहां जाकर और पढ़ाई करेगी, एक बड़ी वैज्ञानिक बनेगी। उसकी बातें सुनकर खुशी हुई, लेकिन एक सवाल भी मन में कचोट कर गया। राजकुमारी कहां है? मैंने पूछा। वह मुस्कुराई और बोली, वो अब हर उस लड़की में जिंदा है जो शिक्षा की रोशनी पा रही है। वो हर उस हंसी में है जो किताबों के पन्नों को पलटते हुए निकलती है। वो हर उस सपने में है जो इन दीवारों के बीच जन्म लेता है। फिर धीरे धीरे वो अंधेरे में गायब हो गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी।
उसी दिन अखबार में पढ़ा कि विदेश से एक बड़ी वैज्ञानिक भारत लौट रही हैं। उन्होंने गरीब छात्राओं की मदद के लिए एक बड़ा फंड बनाया है। उस खबर को पढ़ते हुए आंखों में एक अलग सी चमक थी। ये चमक शायद उस जर्जर हॉस्टल की जगह बने छात्रावास से आती रोशनी सी थी, या फिर उस पुरानी हवेली की खुदाई में मिली राजकुमारी की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने वाले स्कूल से आती खुशी की किरणें थीं। ये कहानी भले ही खत्म हो, लेकिन सिलसिला जारी है। शिक्षा की ज्योति जलाने का ये सफर, ये लड़कियों के सपनों को उड़ान देने का ये अभियान शायद पीढ़ियों तक चलता रहेगा। वक्त बीतता गया। अब मैं काफी उम्र दराज हो चुका था। बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थीं। एक शाम बरामदे में बैठकर पुराने अखबारों को पलट रहा था। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। है कोई? उसने पूछा। बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। मैं हूं मोहित जी। दरवाजा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे मैंने सपने में देखा था। अब वो एक सधी हुई महिला बन चुकी थी। आंखों में वही चमक थी। आइए आइए, मैंने उसे अंदर बुलाया। कुछ देर बातचीत करने के बाद महिला ने बताया कि वो विदेश से लौट आई है। उसने गरीब छात्राओं की शिक्षा के लिए फंड तो बनाया ही था, साथ ही राजकुमारी स्मृति पाठशाला के पास ही एक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण करवा रही थी। ये सब क्यों कर रही हैं? मैंने पूछा। महिला मुस्कुराई और बोली, शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ रहना भी जरूरी है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और स्वस्थ मन ही तो सपने देख सकता है, उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा सकता है। उसकी बातों को सुनकर मेरी आंखें भर आईं। ये सिलसिला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चल रहा था। जिस जमीन पर कभी आवाजें दबी थीं, चीखें सुनाई देती थीं, वहां अब शिक्षा की ज्योति जल रही थी। स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा था। शाम ढल रही थी। आकाश में तारे जगमगाने लगे थे। मैं महिला के साथ बरामदे में खड़ा था। हवा में हल्की सी खुशबू आ रही थी, मानो आसपास में कहीं फूल खिले हों। आप जानते हैं मोहित जी, महिला ने धीमे से कहा, कभी कभी रात को मुझे लगता है कि दूर से हंसने की आवाज आती है। एक लड़की की हंसी और एक राजकुमारी की हंसी भी। मैं चुपचाप खड़ा रहा और मैं भी वही हंसी सुन रहा था। हवा के झोंकों में, पेड़ों की सरसराहट में, छात्राओं की किलकारी में वो आवाजें गूंज रही थीं। उस जर्जर हॉस्टल की जगह बने छात्रावास और उस पुरानी हवेली की खुदाई में मिली कोठरी की जगह बने स्कूल से निकलती ये खुशी की किरणें शायद हमेशा आसमान को रोशन करती रहेंगी। ये कहानी खत्म हो सकती है, लेकिन शिक्षा की रोशनी जगाने का ये सिलसिला, ये लड़कियों के सपनों को उड़ान देने का ये अभियान, ये सदियों तक चलता रहेगा। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन मेरी विरासत और लड़कियों के सपनों का सफर यहीं थमने वाला नहीं।